सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्याय 4। जो साइंस चल रही थी क्लास 10th की, उसमें कार्बन तथा उसके यौगिक, ये वाला जो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है इसमें। और इसमें हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपर रूपता और दूसरा होगा कार्बन के अपर रूप, है ना, कार्बन के अपर रूप। और तीसरा में जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन, ये कार्बन के अपर रूप है। इसके साथ साथ हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर, ये प्रश्न सबसे ज्यादा आता है, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन हैं या टॉपिक हैं एनसीईआरटी में दी गए हैं, इन्हें क्लियर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि अपर रूपता क्या है। यानी अपर रूपता को क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है ना? तो बात आती है कि एलोट्रॉपी क्या है, अपर रूपता क्या है। तो अपर रूपता क्या है, तो समझे अपर रूपता में कि तत्वों का वह गुण जिसके द्वारा समान रासायनिक गुणों वाले, यानी रासायनिक गुण तो उसके समान रासायनिक गुणों वाले तत्व उनके भौतिक रूपों में पाए जाते हैं, उनके भौतिक रूपों में पाए जाते हैं, अपर रूपता कहलाता है। और कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कार्बन के कितने अपर रूप हैं? 3। ठीक है, जो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, या कार्बन के 3 अपर रूप हैं। तो पहला कौन सा अपर रूप है? यहां तक ही लिखना, कार्बन के 3 अपर रूप हैं जो 3 प्रकार के हैं, ये हटा देंगे। ठीक है, इस लाइन को हटा देना आप, ये एक्स्ट्रा लिख गई। तो क्या है भाई अपर रूपता? तत्वों का वह गुण जिसके द्वारा रासायनिक गुण तो उसके समान, ठीक है, कह रहा है कि समान रासायनिक गुणों वाले यौगिक, समान रासायनिक गुणों वाले तत्व अनेक भौतिक रूपों में पाए जाते हैं। रासायनिक गुण से तो वो समान हो, लेकिन अनेक भौतिक रूपों में पाए जाते हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अपर रूप। ठीक है, इस अपर रूपता कहेंगे, अपर रूप कहेंगे एक दूसरे के। और लेकिन इस गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं, या अपर रूपता कहलाती है। जैसे हीरा, तो हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन के 3 अपर रूप है, एक हीरा है ना, डायमंड, और दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, और तीसरा है फुलरीन। फुलरीन, ठीक है। तो फुलरीन C16 या फुलरीन C16, बकमिस्टर फुलरीन इसका नाम भी है। ठीक है, तो कार्बन के कितने अपर रूप? 3 अपर रूप, एक डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। ठीक है, डायमंड है, ग्रेफाइट और फुलरीन। हम पहली संरचना पढ़ेंगे डायमंड या हीरा। तो हीरा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमंड। तो डायमंड की संरचना ये देखिए। अब डायमंड की संरचना को मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, पहले समझते चलिए कि हीरा या हीरे के जो क्रिस्टल या हीरे की क्रिस्टलीय संरचना में, ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मजबूती से संयोजक आबंध द्वारा जुड़ा रहता है। क्योंकि देखो हीरा जो बना है वो कार्बन के द्वारा बना है। जैसे ये कार्बन है ना, ये देख रहे हो, ये क्या है? कार्बन है। और ये कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ी हुई है, 1, 2 और 3 और 4। तो ये जो जिस बंध से जुड़ी हुई है इस तरह से, उस बंध को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध द्वारा मजबूती से जुड़ी होती है। और आप जानते हो कार्बन की प्रकृति कैसी होती है, यानी चतुर्संयोजी। मैं पढ़ाऊंगा आगे, टेट्रावैलेंसी होती है, यानी कार्बन चतुर्संयोजकता दर्शाती है, इसलिए वह किसी 4 अन्य परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजक बंध बना सकती है। तो यहाँ पर जो कार्बन है हीरा में, वो प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे मैं इस कार्बन की बात करूं,
इस कार्बन की, तो ये भी जुड़ा 1 2 3 और 4। इसकी बात करें तो ये भी जुड़ा 1 2 3 और 4। इसकी बात करें तो ये भी जुड़ा 1 और 2 और 3, 1 2 3 और 4। इस तरह से प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होगा, जिससे मतलब क्या है, वो मजबूती से संयुग्म बंध द्वारा संयुक्त होते हैं। आसपास के 4 कार्बन परमाणु समचतुष्फलक होते हैं, या समचतुष्फलक के चारों कोनों पर होते हैं। कितने में? चारों कोनों पर स्थित होते हैं। यानी अगर ये कार्बन है तो ये कार्बन 4 अन्य कार्बन से इस तरह से जुड़ा होगा। मैं एक रफली दिखा दूं तो फिर ये भी जुड़ा होगा इस तरह से 4 अन्य कार्बनों से। इस प्रकार ये भी जुड़ जाएगा 4 अन्य कार्बनों से, और ये भी जुड़ जाएगा 4 अन्य कार्बनों से। ठीक है, तो इस तरह से हीरा की जो संरचना इस तरह से एक बड़ा रूप ले लेती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। इस तरह से आप अगर एग्जाम में इस तरह की भी संरचना बना के आएंगे कि प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा है, तो ये भी हीरा की, डायमंड की ही संरचना है। ठीक है, किसकी संरचना है? डायमंड की संरचना है। आप चाहे तो ये वाली संरचना बनाया ना, चाहे ये वाली बनाया ना। ठीक है, तो हीरे की संरचना में क्या है कि प्रत्येक कार्बन, ये कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3 और 4। ऐसे ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 4 से 1 2 और 2 और 3 और 4। तो 4 अन्य कार्बन से प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है हीरे में। ठीक है, और हीरे में कार्बन के बाहरी कक्ष का कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता। अब देखो, कार्बन के पास 4 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, है ना? एक कार्बन के पास में 4, क्योंकि मैंने बताया थे कार्बन के पास कितने होते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और कार्बन के बांधक कोष में 2,4। पहली कक्षा में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, दूसरे में जो बचे होते हैं उतने, तो 4। तो प्रत्येक कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब ये साझेदारी किसी अन्य 4 कार्बनों से कर लेगा, तो इनकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ये कार्बन है, इनसे कर रहा है ये वैलेंसी। ठीक है, पूरी अपनी इस तरह से जुड़ा हुआ है, और इसने मतलब प्रत्येक कार्बन ने साझेदारी कर ली है। तो इस कार्बन के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसने साझेदारी नहीं की, या जिसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन है? तो ऐसा नहीं, प्रत्येक कार्बन के पास कोई भी अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले चुके हैं। तो तभी कह रहे हैं कि हीरे में कार्बन के बाहरी कक्ष का कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते इसके पास, कार्बन के पास, तो कार्बन विद्युत की सुचालक होती, लेकिन ऐसा है नहीं इसके साथ, इसलिए कार्बन विद्युत की सुचालक नहीं है। या कार्बन का प्ररूप हीरा विद्युत का सुचालक नहीं, क्या है? कुचालक है। क्या है? कुचालक होता है। तथा चारों आबंध मजबूत होते हैं। चारों आबंध मजबूत हैं क्योंकि चारों अन्य कार्बनों से ही जुड़े हैं, 4 अन्य कार्बनों से, तो मजबूत बंध द्वारा जुड़े रहते हैं या मजबूत होते हैं, इसलिए यह प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसलिए हीरा क्या है? प्रकृति का कठोर पदार्थ है, इसलिए यह कठोर होता है। तो हीरा कठोर क्यों होता है बताओ भाई जल्दी से? क्योंकि उसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से मजबूती बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, या मजबूत सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए यह प्रकृति का सबसे कठोर है। और विद्युत धारा इसमें प्रवाहित क्यों नहीं होती, ये प्रश्न पूछ ले तो क्योंकि प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा है, जिस कारण इसके महत्तम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी विद्युत का क्या होगा? ये कुचालक होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। तो हीरे की संरचना इस तरह की होती है, अगर हीरा के बारे में पूछ ले तो। दूसरे आते हैं ग्रेफाइट। क्या आते हैं? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट की संरचना इस तरह की होती है, जो कि चित्र में दिख रही होगी। अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा इसको। तो देखो, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। कैसे होता है? एक ही तल पर, षटकोणीय अवस्था में होता है। कैसे होता है? जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। अब देखो, मैं बात करता हूं इसकी संरचना, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की संरचना किस तरह से दिखती है? जैसे देखो,
आप भी बनाना सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ये है, ये है। तो कैसे? षटकोणी, 1 2 3 4 5 6 षटकोणी स्थिति बन रही है। षटकोण पर प्रत्येक कार्बन जुड़ा होता है। अब देखो ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। अब ये भी जुड़ा होगा इस तरह से, सही है। इस तरह से बना लो। ये है। अब मैं बात कर रहा हूं इसी में, या फिर ज्यादा थोड़ा और बना ले रहे हैं। इस तरह से षटकोणी रूप में बनानी है, जिससे आपको संरचना बनानी आ जाए ग्रेफाइट की। मान लो यहाँ तो मैं चित्र दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको चित्र बनाना आना चाहिए। फिर इसे डॉट डॉट करके यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि एक एक लेयर एक दूसरे के ऊपर लगी होती है इस तरह से। और यहाँ पर भी इस तरह से दिखा दें, 1 2 चित्र बना करके षटकोणी अवस्था में। तो इस तरह से ये प्रत्येक कार्बन कहाँ जुड़ी होती हैं? एक प्लेट के रूप में इस तरह से रखी रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से, जैसे पुस्तक होती है तो पुस्तक पर कागज रखे होते हैं, या पुस्तक के जो पृष्ठ होते हैं एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं। इसी तरह से कार्बन की जो हेक्सागोनल प्लेटें होती हैं, ठीक है, वो ग्रेफाइट की हेक्सागोनल प्लेटें होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखी रहती हैं। अब इस तरह से रखी रहती हैं जो षटकोणी प्लेटें हैं, इसलिए ग्रेफाइट की संरचना षटकोणी तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित कहते हैं, कह रहे हैं। और षटकोणी तलों के बीच आबंध अधिक मजबूत नहीं होते हैं। षटकोणी जो तल हैं उनके मध्य आबंध अधिक मजबूत नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बात समझना कि मैंने एक बात कही थी, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है। मान लो कार्बन का एक ये है कार्बन, ये अन्य 3 कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन इससे और एक कार्बन इससे और एक कार्बन इससे। कोई भी ले लो, ये वाला ले लेते हैं तो 1 2 और 3 अन्य कार्बन से। इसकी बात कर लें तो 1 2 और 3 अन्य कार्बन से। लेकिन कार्बन के महत्तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी से बंध नहीं बनाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन को हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब बताओ, जब किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है तो क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। मैंने बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पाए जाने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और हीरा के पास में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन न पाए जाने के कारण हीरा क्या था? विद्युत का कुचालक था, ठीक है, विद्युत का कुचालक था। अब यहाँ पर बात समझना, कार्बन कार्बन के परमाणु में षटकोणी, इसमें क्या है, परमाणु एक ही तल पर होते हैं, है ना, पर कैसे जुड़े होते हैं? 3 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं, जिसमें षटकोणी व्यू होता है। तो षटकोणी व्यू दिख रहा है, इधर देख लो, ये भी षटकोणी व्यू है ना, ये भी देखो षटकोणी व्यू बन रहा है। अब प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3 कार्बन से, और ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। आपको लग रहे होंगे कि ना ये इस तरह की लाइन क्यों खींच देंगे, लाइन खींच देंगे इस पे डॉट डॉट, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए उनकी बहुत सारी संरचना को दिखाने के लिए इस तरह से दिखा दिए हैं। मैंने तुम्हें ये सरल वाली दिखा दी है, यहाँ पर बना लेना। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणी तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं इस तरह से। देखो ये है, ये वाला, और ये वाले के ऊपर ये वाला व्यवस्थित है ना, इसके ऊपर ये देख रहे हो, ये कार्बन यहाँ पर मिला है, तो ये वाला इसके ऊपर व्यवस्थित है ना, तो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। जिस तरह, ऐसे समझो, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। सॉरी, इस तरह से रखे रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये मजबूती से षटकोणी तलों के बीच में मजबूत बंध नहीं होता है, इसलिए ग्रेफाइट यानी जो हमारी पेंसिल
में पाया जाता है। पेंसिल तो आप समझते ही हो, जिससे चित्र बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उस पेंसिल को हाथ पर छूने से ग्रेफाइट हाथ पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसके मध्य मजबूत बंद नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं? अधिक मजबूत आबंध नहीं होते हैं, यानी जो प्लेटें ये हेक्सागोनल एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए ग्रेफाइट छूने पर क्या जाता है? छूने पर हाथ पर आ जाता है, यानी सबसे मुलायम पदार्थ की श्रेणी में आता है, यानी मुलायम पदार्थ है। लेकिन हीरा कठोर था, है ना, हीरा कठोर था। ये बात भी समझ लीजिए, ये विद्युत का सुचालक क्यों है? तो विद्युत का सुचालक क्यों है? इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो एक इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है। तथा हीरा की अपेक्षा यह सॉफ्ट क्यों है? सॉफ्ट क्यों है या मुलायम क्यों है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मुलायम इसलिए है क्योंकि इसकी जो प्लेटें होती हैं हेक्सागोनल में एक दूसरे के ऊपर तल में व्यवस्थित होती हैं, जिसे छूने पर ग्रेफाइट हाथ पर आ जाती है। ठीक है, मजबूत आबंध द्वारा नहीं जुड़ी रहती है। लेकिन हीरा में क्या है? कार्बन, प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से मजबूत आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब आता है हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या अंतर है? पहला अंतर, हीरा प्रकृति में कठोरतम पदार्थ है और ग्रेफाइट कैसा है? प्रकृति में एक कोमल पदार्थ है, हाथ पर छूने से ही आ जाता है, मैंने बताया था। तो ग्रेफाइट एक कोमल पदार्थ है, यानी सॉफ्ट है। इसकी संरचना त्रियामी होती है, यानी 3 डायमेंशियल, 3D में पाई जाती है। हीरा की देखिए 3 डायमेंशियल, यानी 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर पाई जाती है हीरा की। अब जैसे 3 डायमेंशियल बच्चे समझ नहीं पा रहे, तो मैं बता दूं कि 3 डायमेंशियल क्या होती है। जैसे देखो, मैं कोई एक लेटर लिख रहा हूं, चलो अपना ही नाम लिखता हूं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया अपना नाम राज। अब ये आपको किस तरह की विमा में दिख रहा है? सिर्फ 2 डायमेंशियल दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? 2 डायमेंशियल। 2 डायमेंशियल कैसे? जिसकी सिर्फ 2 विमा हो। देखो, एक विमा तो ये जा रही है ना, एक विमा ये जा रही है और एक ये ऊपर को जा रही है, सिर्फ 2 ही विमा है इसकी। दरअसल मैं बता दूं, वैसे तो कोई भी वस्तु कैसी होती है? 2 डायमेंशियल नहीं होती है, सब 3 डायमेंशियल होती हैं। चाहे जैसे हम कागज को 2 डायमेंशियल मान लेते हैं, लेकिन कागज की मोटाई कुछ ना कुछ तो होगी, तो इसलिए हम बोलेंगे 3 डायमेंशियल। और 3 डायमेंशियल के लिए मैं और भी उदाहरण लेता हूं। जैसे 3 डायमेंशियल की संरचना के बारे में बता रहा हूं, जिसमें 3 विमाएं हों। ये है, देखो, इसकी एक विमा तो ये है ना, जो मोटाई बता रही है या लंबाई बता रही है, एक ये है और एक विमा ये है, 2 हो गए, और एक ये रही 3। तो 3 विमाएं 3 डायमेंशियल है। और 3 डायमेंशियल कैसी दिखती हैं या उन्हें कैसे बनाते हैं? तो इसमें देखो, ये है, शेडिंग कर देते हैं उस पर। क्या कर देते हैं? शेडिंग। अगर मैं इस पर शेडिंग कर दूं, दूसरे कलर से कर देता हूं, तो देखो ये हमारी 3D में दिखाई देने लगेगी। कैसी दिखाई देने लगेगी? 3D में। तो ये देखो, मैंने इसकी क्या कर दी? त्रिविमी, यानी 3D बना दी। पहले कैसी थी? 2 डायमेंशियल। देखो, अब इसकी विमा की बात करें तो एक तो विमा ये जा रही है इसकी 1, और एक ये जा रही है 2, और एक ये जा रही है 3। तो 3 डायमेंशियल है। ऐसे ही हीरा को हम देखेंगे तो 3 डायमेंशियल संरचना दर्शाता है। कैसी? 3 डायमेंशियल। जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय और 2 डायमेंशियल होती है, यानी द्विविमीय होती है। यहां लिख लेना, द्विविमीय होती है। द्विविमीय क्योंकि जो प्लेटें थी वो किस तरह की थी? हेक्सागोनल थी। और हेक्सागोनल कैसी है? द्विविमीय संरचना थी, यानी कागज की तरह। मैंने कहा जिस तरह से पुस्तक में कागज एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं, इस तरह से हेक्सागोनल प्लेटें कैसी? 2 डायमेंशियल एक दूसरे के ऊपर रखी रहती है। तो इसलिए इसकी संरचना कैसी थी? षटकोणीय थी, षटकोणीय द्विविमीय थी। और हीरा कैसा होता है? त्रिविमीय होता है। ठीक है, हीरा कैसा होता है? त्रिविमीय होता है। इसका गलनांक
बहुत उच्च होता है। स्वाभाविक है, क्योंकि कार्बन चारों बंधों से जुड़ा हुआ है तो गलनांक उच्च होगा। लेकिन इसका गलनांक हीरे के गलनांक से बहुत कम होता है। ग्रेफाइट का गलनांक बहुत कम होगा, 2 डायमेंशियल है। यह विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है, और 4 अन्य कार्बन से जुड़ा है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, क्योंकि कार्बन के बांधों को सुचालक इलेक्ट्रॉन है जो बंद बनाने में उसने भाग यूज कर लिए। अब उसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी पदार्थ के पास। तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक है। और यह विद्युत का सुचालक क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, ग्रेफाइट में, है ना। 3 अन्य कार्बन से, ये वाला कार्बन है तो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है। देखो, एक इससे और एक इससे और एक इससे, इसलिए इसके पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन, बाधा को कार्बन में 4 होते हैं, इसने 3 ही इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है, यानी विद्युत का सुचालक होगा। यह पारदर्शी होता है। तो हीरा कैसा होता है? पारदर्शी। सबने देखे हैं हीरे, ठीक है। यह कैसा होता है? पारदर्शी होता है और चमकीला होता है, ठीक है। और यह अपारदर्शी होता है। ग्रेफाइट सबने देखा है, काला होता है, अपारदर्शी, ठीक है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर, इन्हें अवश्य याद कर लियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो फुलरीन, अब क्या पढ़ेंगे? हीरा पढ़ लिया हमने, ग्रेफाइट पढ़ ली, अब पढ़ेंगे फुलरीन, ठीक है। फुलरीन, फुलरीन, ठीक है, जिसे बकमिस्टर फुलरीन या C16 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बकमिस्टर फुलरीन या C16 के नाम से भी जाना जाता है फुलरीन। तो कार्बन का यह तीसरा अपर रूप है। कौन सा? तीसरा। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलरीन। तो सुनो भाई, फुलरीन कार्बन का भी एक अपर रूप है, यहां भी कर लेना। तो कार्बन का भी एक अपर रूप है, कौन? फुलरीन। फुलरीन भी क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। और यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छे से बना है। कितने कार्बन के परमाणु? 60, यानी C16, इसलिए इसका नाम C16 भी है। C16 या फिर फुलरीन या बकमिस्टर फुलरीन भी है। ये फुटबॉल की आकृति या फिर गुंबद के आकार का गोलाकार अणु है, ठीक है। गुंबद तो जानते ही हो, जैसे मंदिर वगैरह गुंबद होते हैं और मस्जिद के, तो गुंबद के आकार का, देख रहे हो, ये गुंबद के आकार का, या हम बोले इसके लिए फुटबॉल के आकार आकृति का गोलाकार अणु है। और इसकी खोज बकमिस्टर फुलरीन नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम फुलरीन पड़ा। क्या पड़ा? फुलरीन, इसलिए इसका नाम फुलरीन पड़ा। और फुलरीन ना तो अत्यधिक कठोर है और ना ही अत्यधिक मुलायम है, ना ही अत्यधिक कठोर है और ना ही अत्यधिक मुलायम है। मुलायम, ना ही मुलायम फुलरीन के अणु ना ही मुलायम है और लिख लेना। अब अगला है फुलरीन के अणु। फुलरीन के अणु में कार्बन परमाणुओं के 20 षटभुज। क्या कह दिया? इसमें 20 तो षटभुज होंगे, यानी षटभुज कितने होंगे? 20। तो षटभुज हैं ये, कितने हैं? 20। और कह रहा 20 ही पंचभुज होंगे। 20 ही क्या होंगे? पंचभुज। पंचभुज इस तरह के होंगे, सॉरी। तो कितने कितने हैं भाई? 20 षटभुज और 20 पंचभुज होते हैं, किसमें? फुलरीन में। देखो भाई, अगर मैं यहां पर दिखाना चाहूं तो ये देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, तो षटभुज है, ठीक है। और षटभुज की संख्या इसमें कितनी होती है? 20। अब देखो पंचभुज दिखाऊं, 1 2 3 4 और 5, तो एक पंचभुज है। तो एक षटभुज के साथ में एक पंचभुज जुड़ा है, तो 20 ही षटभुज होंगे और 20 ही
पंचभुज होंगे, है ना। देखो ये क्या जुड़ा है तुम्हारा, षटभुज, एक अंदर पीछे की साइड से जुड़ा, 1 2 3 4 5, है ना, 6। अब इसी से क्या जुड़ा है, देखो पंचभुज, 1 2 3 4 और 5, ये पंचभुज हो गया। फिर ये षटभुज और फिर ये पंचभुज, षटभुज पंचभुज षटभुज, जितने 20 षटभुज होते हैं 20 ही पंचभुज होते हैं, ठीक है। 20 षटभुज और 20 ही पंचभुज होते हैं। तो मैंने कहा फ्लोरीन कार्बन का ही अपर रूप है, का ही अपर रूप है और एक गोलाकार, भी नहीं ही होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन कार्बन का ही एक अपर रूप है और यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन, कितने 60 कार्बन से जुड़कर मिला है, ठीक है, गुच्छे के समान होते हैं। और ये फुटबॉल की आकृति या गुंबद के आकार के गोलाकार अणु हैं। इसकी खोज बकवेस्टर फ्लोरीन नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने की थी और इसलिए इसका नाम फ्लोरीन पड़ा। फ्लोरीन ना तो अत्यधिक कठोर और ना ही मुलायम है। फ्लोरीन के अणु में कार्बन परमाणुओं के 20 षटभुज और 20 पंचभुज होते हैं। तो ये फ्लोरीन की संरचना समझ में आ गई होगी। अब फ्लोरीन के निम्नलिखित उपयोग है। फ्लोरीन का उपयोग कहां पर करते हैं? पहली बात, फ्लोरीन का उपयोग अतिचालकों तथा अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। अतिचालकों व अर्धचालकों के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग स्नेहकों, स्नेहक मतलब लुम्ब्रिकेट्स के रूप में भी किया जाता है। तीसरा है इसका उपयोग उत्प्रेरकों, उत्प्रेरक मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, ठीक है। तो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक या तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, के रूप में भी किया जा सकेगा। इसका उपयोग एडस के वायरस की रोकथाम के लिए भी किया जा सकेगा। तो एडस के वायरस के रोकथाम के लिए भी किया जा सकेगा। इनसे देखो आपके बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरीन की संरचना के तक ही लिखे आएंगे, उपयोग वगैरह कुछ नहीं। ऐसे हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद तो ये क्लास आपकी, जिसमें मैंने बताया ही था क्या क्या पढ़ाना था, कार्बन के अपर रूप यानी अपर रूपता की परिभाषा और कार्बन के जो अपर रूप हैं वो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में, और हीरा तथा ग्रेफाइट का अंतर। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और साथ ही साथ इसके बाद मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, है ना। कार्बन मतलब कार्बन, मैंने एक बात कही थी कि कार्बन प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है ना, लेकिन उसके बहुत सारे यौगिक होते हैं, पहले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण, इसलिए हम कह रहे हैं कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हर कोई दोस्ती कर लेता है ना। तो ऐसे क्या गुण है, ऐसे इस कार्बन के अंदर क्या गुण है, यानी कार्बन कहते हैं मुझसे दोस्ती करोगे, यानी तो ऐसे कार्बन के पास क्या गुण है जिसके कारण हर कोई उससे दोस्ती कर लेता है, यानी ज्यादा से ज्यादा कार्बन कंपाउंड बना देता है, इतना कम प्रकृति में पाए जाने के बावजूद भी। तो उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।